अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों की आरा का भी बहुत शुक्रिया। आप में से शायद कुछ दोस्तों को ये याद हो कि मैंने अभी चंद दिन पहले एक व्लॉग किया था। उसमें मैंने ये पूछा था जो मुख्तदर हल्के हैं और जो पाकिस्तान का मीडिया है उनसे कि आखिर इमरान खान को 21 बरस हुकूमत से दूर क्यों रखा गया। इत्तेफाक की बात है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी तो मुझे इमरान खान की एक पूरी तकरीर मिल गई जिसके छोटे छोटे क्लिप्स तो मैं सोशल मीडिया पे चलते ही रहते हैं और एक मैंने आप लोगों को सुनवाया भी था, लेकिन पहली मर्तबा मैंने उनकी वो पूरी तकरीर सुनी। तकरीर सुनने के बाद मैंने खुद ही सोचा कि ऐसा लीडर जो कौम की तकदीर बदलना चाहता हो, जो दो नहीं एक पाकिस्तान चाहता हो, जो अशराफिया का पाकिस्तान अलग और गुराबा का पाकिस्तान अलग नहीं बल्कि एक पाकिस्तान बनाना चाहता हो, तो ऐसे लीडर को भला क्यों आने देंगे? क्योंकि जो काबिज कुव्वतें हैं वो तो आवाम की गुर्बत और जहालत के बलबूते पर ही तो हुकूमत करते हैं। अभी हाल ही में आप एक मिसाल देख लीजिए कि लाहौर में $2 बिलियन 600 अरब रुपए की लागत से सिर्फ 27 किलोमीटर तवील अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई जा रही है। एक ऐसे मुल्क में जहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, उन्हें स्कूल मैसर ना हो, इस किस्म के मंसूबे जुर्म के जुमरे में आते हैं। इसीलिए ऐसे हुक्मरानों को लाया जाता है जो अवाम को जाहिल रखें, सिर्फ अपनी भी जेबें भरें और जो काबिज अशराफिया है उनकी भी जेबें भरें। ये बड़े जो मंसूबे हैं इनमें जो आधी से ज्यादा रकम तो जेबों में चली जाती है, बाहर जायदादें बन जाएंगी, बाहर के बाहर ही इनको कमीशन मिल जाएगा। और ये सिर्फ हुक्मरानों की जेब में नहीं जाती बल्कि हुक्मरानों की जो इर्द गिर्द तबका होता है, दरबारी तबका, उनको भी फायदा पहुंचता है। और फिर ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये मंसूबे हैं, ये अपने मंजूर नजर लोगों को दिए जाते हैं। तो लिहाजा पूरा एक करप्शन का एक सिस्टम है जो मुस्तफीद होता है। तो ऐसे हुक्मरान तो लाए जा रहे हैं बार बार पिछले 40 साल से, लेकिन इमरान खान के बारे में पाकिस्तान का मीडिया और हुक्मरानिया तबका कहता है कि इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जिस लीडर को अवाम खुद हाथों हाथ लेना चाहें क्योंकि वो लीडर उनकी जिंदगी बदलना चाहता है, उस लीडर के बारे में ये एक तासुर फैला दिया जाता है जिसे परसेप्शन कहते हैं कि इनको तो लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने वाले कौन हैं? वही जो असल इख्तिदार पर काबिज हैं। क्योंकि इस तबके ने जो 70 बरस से इख्तिदार पर काबिज है, उसने मुल्क में एक ऐसा निज़ाम बना दिया है जिसमें कोई प्रोफेशनल, कोई पुरखुलूस, कोई ऐसा लीडर सामने ही ना आ पाए जो मुल्क व कौम के लिए कुछ करना चाहता हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूंगी कि जिन लोगों ने ये तकरीर पूरी नहीं सुनी वो ज़रूर सुने और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे चैनल पर तो बहुत ही कम लोग आते हैं। लेकिन ये तकरीर ऐसी है जिसे आवाम को सुनना चाहिए। कोशिश कीजिएगा पूरी सुने। कि मैं कैसे सियासत में आया, क्योंकि मैं एक क्रिकेटर था। दुनिया में गर्मियों में इंग्लैंड में खेलता था, सर्दियों में पाकिस्तान टीम के साथ दुनिया फिरता था। मुझे कोई शौक नहीं था सियासत का। मैं जब अपने अरूज पे था, मेरी वालदा को कैंसर हो गई। मेरी वालदा वो थी जो सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करती थी। 4 बहनों का मैं अकेला भाई था। मैं अपनी वालदा का लाडला था। वालदा को जब कैंसर हुई, मेरी जिंदगी बदल गई। वो आदमी जिसको कोई फिक्र ना फाका, हर साल पिछले साल से बेहतर होता था, हर साल मैं ज्यादा ऊपर जाता था। जब मेरी वालदा को कैंसर हुई तो मुझे पहली दफा पता चला कि सारे पाकिस्तान में कोई कैंसर अस्पताल नहीं है। जो कैंसर मेरी वालदा को थी, वो अगर यहां शौकत खानम होता तो वो सबसे आसान कैंसर थी जिसका इलाज हो सकता था।
کیونکہ ہسپتال نہیں تھا. جب تک میری والدہ کا ہمیں پتا چلا کینسر پھیل چکی تھی، میں اپنی والدہ کو انگلینڈ لے کے گیا. حالانکہ مجھے انگلینڈ میں لوگ جانتے تھے، میری واقفیت تھی، میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا. لیکن جس تکلیف سے میں گزرا اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا، وہ سب جانتے ہیں جنہوں نے اپنے کوئی بھی قریبی لوگوں کو باہر علاج کروانے لے کے گیا. جب میں وہاں انگلینڈ گیا، یہ میں آج آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ دو نہیں ایک پاکستان کا مطلب کیا ہے. جب میں انگلینڈ گیا تو میری والدہ کا ایک سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا تھا. میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے لیے. ساتھ والے بستر پہ ایک عورت بیٹھی تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا، جو غریب عورت تھی. میں یہ دیکھتا تھا ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتے تھے ان میں، ان کو ان دونوں کو ایک ہی طرح دیکھتے تھے. ہمیں یاد ہے یہاں پاکستان میں، یہاں اسپتالوں میں غریب لوگوں سے کیا ہوتا ہے، اور پھر وی آئی پی کمرے ہوتے ہیں پیسے والے لوگوں کے لیے. ادھر کوئی فرق نہیں انہوں نے کیا. بہرحال میں اپنی والدہ کو واپس لے کے آیا. اب یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے جو میں بتانے لگا ہوں. میرا یہ سیاست میں راستہ آیا کیسے. میں اپنی والدہ کو لے کے آیا واپس. کینسر پھیل چکی تھی، تکلیف میں تھی. یہ پھر یہ میو ہاسپٹل ہے. یہ میں اب بات کر رہا ہوں 1984 کی سردیاں. میں یہاں آیا ایک ڈاکٹر کو ملنے جو پیٹ کی کینسر جانتا تھا. اس کے کمرے کے باہر میں انتظار کر رہا ہوں. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آتا ہے. ایک ہاتھ میں اس نے دوائیاں پکڑی، دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک پرچی پکڑی ہوئی. جو آدمی کھڑا تھا ڈاکٹر کے کمرے کے باہر اسے کہتا ہے اچھا میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. اب کہتا ہے میں نے ساری دوائیاں لے لی. وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ابھی آپ نے یہ دوائی اور لینی ہے. وہ کہتا ہے کتنے کی ہے وہ اسے کچھ کہتا ہے اور وہ آدمی مڑتا ہے اور میں اس کی شکل دیکھتا ہوں. جب میں اس کی شکل دیکھتا ہوں اس میں جو تکلیف اور مایوسی مجھے نظر آتی ہے وہ میرے گھر میں میرے سارے گھر والوں کی وہی شکل پہ تکلیف اور مایوسی تھی. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کدھر سے آیا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ گاؤں سے اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوا ہے میو ہاسپٹل. بھائی کینسر سے مر رہا ہے. یہ آدمی بوڑھا آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے اور رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے. اگر کوئی اور وقت میں سنتا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا مجھے، کیونکہ میں تکلیف میں تھا. اس چیز نے مجھے اس دن فیصلہ کروایا. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا جس میں پیسے والے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے اور جس میں غریب آدمی جب کینسر کی تکلیف میں آئے تو اس کو دوائیوں کے لیے پیسے کے لیے مزدوری نہ کرنی پڑے. یہ تھا 1985 جب میری والدہ فوت ہو گئی. میں نے فیصلہ کیا میں ہاسپٹل بناؤں گا. جدھر میں جاؤں لوگ کہیں جی بن ہی نہیں سکتا کینسر ہاسپٹل. کہتے جی گورنمنٹ نے بنانے کی کوشش کی نہیں بن سکتا. میں نے کرکٹ چھوڑی 87 میں نے پوری کوشش کی ہاسپٹل بنانے کے لیے. جدھر جاؤں جس سے پوچھوں کہتا جی بن ہی نہیں سکتا. میں نے لاہور میں سیمینار 20 ڈاکٹروں کو بلایا. 20 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے بورڈ ممبرز تھے رزاق داؤد، ڈاکٹر پرویز حسن، شوکت ترین. ہم بیٹھے 20 ڈاکٹرز میں سے 19 ڈاکٹرز نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. ایک نے کہا کہ بن سکتا ہے لیکن آپ غریبوں کا علاج مفت نہیں کر سکتے. بہرحال میں کوشش کرتا رہا، بھاگ دوڑ کرتا رہا. جدھر دنیا میں پاکستانی تھے وہاں پہنچ جاتا تھا، پیسے اکٹھے کرتا تھا. اب میں آپ کو دوسرا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آج میں پالیٹکس میں کیوں آیا. ہم نے اب ہاسپٹل کھولنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا تھا. اب جی میں پاکستان میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں.
सारी कोई दुनिया में मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, जिधर पाकिस्तानी थे मैं वहां पहुंच जाता था। और लोग तंग आ गए, जो पैसे वाले लोग थे वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे कि फिर पैसे मांगने आ गया। मैं पढ़ता था एचएसएल कॉलेज में, मेरे दोस्त थे, मैंने समझा पैसे वाले लोगों से मैं पैसे मांगूंगा वो मुझे दे देंगे। मैंने तब एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि आदमी कितना सखी है, कितना बड़े दिल का है। उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि बैंक में उसके पास कितने पैसे। कई मैंने बड़े पैसे वाले लोगों से बड़े कंजूस नहीं देखे, और कई मैंने गरीब आदमियों से बड़े खुले दिल वाले नहीं देखे। तो ये बड़ा मेरा सफर 85 से शुरू हुआ। अब ये 9 साल मैं कोशिश कर रहा हूं, 9 साल। अब ये सुने, ये है अब दूसरी चीज जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, सुबह गुजरावाला गया जी पैसे इकट्ठे करने, किसी ने उधर पैसे भेजे, उधर गया, थका हुआ घर वापस आया ज़मान पार्क में। और ज़मान पार्क में मैं रात के 11 बजे थे, मैं अंदर आने लगा तो एक पुरानी सी टोयोटा खड़ी थी, उसमें लोग 3 आदमी बैठे थे, आम से आदमी थे, पुरानी सी टोयोटा थी। मुझे कहते जी हमने पैसे जमा किए हुए हैं, तो इमरान साहब आप आए, हमने पैसे देने आपको। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये गरीब लोग, इन्होंने बेचारे पुरानी सी टोयोटा, क्या पैसे देगा मुझे ये। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं थका हुआ, मैंने सोने जा रहा हूं। उन्होंने नहीं खान साहब, लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, हम देर की इंतजार कर रहे हैं आपके घर के बाहर, आपने आना पैसे के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की उनको कहने के लिए कि मेरे, हालांकि मैं नई क्रिकेट छोड़ी थी, मैं फिट भी था, मैं कहा मैं थका हुआ हूं। बहरहाल उन्होंने मुझे मजबूर किया। ज़मान पार्क से शव की गड़ी निकले, रास्ते में टोटा खराब हो गई, धक्के लगाना पड़ा, और मैंने कोसा उनको, दिल में मैं ज्यादा कोसा। लो जी गाड़ी रुकी, छोटी सी गलियों में मुझे लेते गए, गंदी गलियां, बू आ रही, मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं क्यों आ गया यहां। करते करते मुझे वो एक मस्जिद में ले गए। सुने जरा गौर से ये बात, आज अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं ये वजह है, जरा सुने गौर से। लो जी मस्जिद में पहुंच गए, मैंने कहा कितने पैसे। वो कहते जी फिक्र ना करें पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा तुम मुझे क्या यहां पैसे जमा किए हुए हैं, मैं थका हुआ हूं, तुम मुझे यहां ले आए हो, कितने पैसे। ऐसे खड़ा मैं, नई क्रिकेट खेली थी, पॉलिटिक्स में मैं आया नहीं था, सबर अभी मेरे में आया नहीं था। तो मैं क्या देखता हूं, लाउड स्पीकर पे मस्जिद में एक आदमी कह रहा है कि जी इमरान खान आ गए, जिसने आके चंदा देना है आके मस्जिद में दे दे। कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं अभी उसको गर्दन से पकड़ने लगा था। मैं क्या देखता हूं कि पीछे से आवाजें आनी शुरू हो गई। 5 मिनट के अंदर वो मस्जिद भर गई। जब मैंने उन लोगों की शक्लें देखी, गरीब तरीन लोग, कोई 5 रुपए पकड़ के खड़ा है, कोई 10 रुपए पकड़ के खड़ा है, गरीब लोग, बूढ़ी औरतें, कोई मजदूर, कहता जी हमने आपको पैसे देने। मैंने जब उनको देखा मुझे इतनी शर्म आई अपने आप से, मुझे शर्म आई। मेरा, अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा क्या उस वक्त उनको देख के क्या हाल था। मैं अब उनको कहूं, मैं कहूं खुदा के वास्ते फिक्र ना करें, आप गरीब लोग हैं, मैं आपके पैसे के बगैर अस्पताल बना लूंगा। वो कहे नहीं नहीं, इमरान खान हम इस शिरकत करना चाहते हैं, इसमें हम अपना शेयर डालना चाहते हैं। कोई औरत मुझे बता रही है कि मेरा बेटा कैंसर से मर गया, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई कह के मेरी वालिदा मर गई कैंसर से। देखे, कैंसर से जो मौत होती है वो आम मौत की तरह नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता कैंसर दीमक की तरह जिस्म को खाती है। आप एक इंसान को अपनी सामने, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपके सामने एक इंसान कैसे जाता है, जो तकलीफ में वो जाता है, तो वो तो खुद तो चला जाता है, अपने खानदान का बेड़ा गर्क करके चला जाता है, लोग तबाह हो जाते हैं, सालों तक लोग नहीं
बर्दाश्त करते जो वो तकलीफ देखते। वो दिन था कि मैंने फैसला किया कि ये हैं दो पाकिस्तान। एक तरफ मेरी तरह का आदमी जो अपनी वालदा को बाहर ले जा सकता है, जिसको पैसे की फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ ये है पाकिस्तान दूसरा। ना इन बेचारों को रोजगार मिलता है, ना इनको जो पैसे मिलते हैं उससे खाना सही खा सकते हैं, ना हमारी रियासत इनको अस्पतालों में इलाज करवाती है, ना इनके बच्चों को स्कूलों में तालीम मिलती है कि ये माशरे में ऊपर आ जाएं। और फिर भी ये पैसे देने के लिए तैयार है एक अस्पताल के लिए। ये कैसी कौम है? और दूसरी तरफ बेहिस लोग हैं यहां। हुक्मरान चेकअप करवाने के लिए लंदन जा रहा है। शहबाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन चेकअप करवाने गया है। सारे शरीफ खानदान बाहर बैठा हुआ है। यहां इस मुल्क में सरकार में लोग छोटी सी चीज पे बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने। उन लोगों को क्या होता है जो इस मुल्क के अंदर बेचारे रींग रींग के मरते हैं? क्या ये था पाकिस्तान का मकसद? हमने मुल्क बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे पता है कि मुझे बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत है, लेकिन ये आदत आप ही ने डाली है और इस ख्वाब को भी आप ही ने पूरा करना है।